पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका देश के ये तीन प्रमुख अंग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी अथॉरिटी और पावर्स को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में हम इन तीनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स की चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये डिस्प्यूट्स क्यों आते हैं। पार्लियामेंट लॉ मेकिंग आर्म को रिप्रेजेंट करती है, एग्जीक्यूटिव इन लॉज के एनफोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी है और किसी तरह के डिस्प्यूट की स्थिति में उनके रिजोल्यूशन की भी ड्यूटी जुडिशरी निभाती है। इनमें से हर एक इंस्टीट्यूशन एक दूसरे की पावर्स के संदर्भ में चेक एंड बैलेंस की भूमिका निभाता है, जिनकी वजह से कई बार संबंधों में तनाव भी पैदा हो जाते हैं। जहां तक पार्लियामेंट और जुडिशरी का सवाल है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर रखी हैं और इसके जरिए दोनों के बीच क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे तरीके भी बताए गए हैं ताकि पार्लियामेंट यदि अपनी पावर्स का इस्तेमाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करने लगे तो जुडिशरी उसे ऐसा करने से रोके और पार्लियामेंट भी जुडिशरी के मामलों में कानून बना सकती है या फिर उसकी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकती है। दुनिया के कई अन्य देशों में भी जुडिशरी और पार्लियामेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रोविज़न किया गया है और अलग अलग कंट्रीज़ में इसके लिए अलग अलग मॉडल्स अपनाए गए हैं। मसलन अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया काफ़ी रिजिड है, जिसके मुताबिक लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव एक्शन और जुडिशियल पावर के लिए डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं और किसी के पास भी ओवरलैपिंग पावर्स नहीं है, यानी इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के काम में इंटरवीन नहीं कर सकता। इसकी वजह से सभी इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। हालांकि यूनाइटेड किंगडम में सेपरेशन ऑफ पावर्स का मॉडल इतना रिजिड नहीं है, बल्कि वो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पर बेस्ड है। ब्रिटेन की कोई भी कोर्ट किसी लॉ को इस ग्राउंड पर खारिज नहीं कर सकती कि वो लॉ यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। वहाँ की कोर्ट्स पेरेंट लॉज के अगेंस्ट या दूसरे ग्राउंड्स पर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की वैलिडिटी को एग्जामिन कर सकती है, लेकिन किसी लॉ को कैंसिल नहीं कर सकती है। भारत में इन दोनों से अलग सेपरेशन ऑफ पावर्स का मॉडल फॉलो किया जाता है, जहां लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बॉडीज़ को सेपरेट रिकॉग्निशन मिली हुई है, लेकिन एक दूसरे की पावर्स में ओवरलैप की गुंजाइश भी छोड़ रखी गई है। मसलन एग्जीक्यूटिव कभी कभी ऑर्डिनेंसेस के जरिए लेजिस्लेटिव पावर्स का भी प्रयोग करती है और जुडिशरी भी कुछ ऑर्डर्स के जरिए एग्जीक्यूटिव की पावर्स में इंटरवीन करती है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की पावर्स और प्रिविलेजेस की। पार्लियामेंट के पास जुडिशरी से रिलेटेड कई मामलों में कानून बनाने की पावर है। मसलन जुडिशरी की पावर्स ज्यूरिसडिक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और जजेस की सर्विस कंडीशन से रिलेटेड। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास जजेस को उनके पद से हटाने की भी पावर है यदि उनके खिलाफ मिसबिहेवियर अथवा इनकैपेसिटी के आरोप प्रूव हो जाते हैं। एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से इम्यूनिटी मिली हुई है, मतलब पार्लियामेंट को उसकी फंक्शनिंग में ऑटोनॉमी देने के मकसद से कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और उनमें पार्टिसिपेट करने वाले एमपीज को कुछ प्रोटेक्शन देता है। जैसे एमपीज पार्लियामेंट में जो कुछ भी कहते हैं या पार्लियामेंट में जो कोई वोट देते हैं, उन मामलों में कोर्ट प्रोसीडिंग्स से उन्हें छूट मिली रहती है। प्रोसीजर्स की इर्रेगुलरिटी के ग्राउंड पर कोर्ट्स को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की वैलिडिटी को एग्जामिन करने का राइट नहीं है। पार्लियामेंट की अथॉरिटी के तहत पब्लिश होने वाले किसी भी रिपोर्ट और प्रोसीडिंग्स के पब्लिकेशन के लिए कोर्ट्स किसी भी व्यक्ति को लायबल नहीं ठहरा सकती। कोर्ट्स पार्लियामेंट के किसी ऑफिसर या एमपी से पार्लियामेंट में ऑर्डर मेंटेन करने के संबंध में किए गए किसी भी एक्शन के बारे में सवाल नहीं पूछ सकती। इसी तरह से जुडिशरी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में कई पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई है। हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये कानून के इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट के लिए जिम्मेदार हैं। हायर जुडिशरी को पार्लियामेंट के लॉज और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को इनवैलिड घोषित करने की पावर्स है, यदि वे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करती हो तब। इसी को पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। किसी ऐसे लॉ को भी इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है यदि उनका सब्जेक्ट मैटर पार्लियामेंट के एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस के बारे में बनाया गया कोई कानून इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है क्योंकि पुलिस का मैटर स्टेट लेजिस्लेचर्स के डोमेन में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू पावर का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 66A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)A का वायलेशन करता है। वास्तव में केसेस को इंडिपेंडेंटली डिसाइड करने के लिए जुडिशरी को किसी भी दबाव से फ्री रखने की ज़रूरत होती है। इसी मंशा से कॉन्स्टिट्यूशन में जजों को पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस के कंडक्ट्स को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई मामला उनके रिमूवल से न जुड़ा हो, और हायर कोर्ट के जजेस का रिमूवल सिर्फ पार्लियामेंट से ही हो सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक उसी तरह जजेस की सर्विस कंडीशंस यानी अलाउंसेस, पेंशन और लीव को फिक्स करने संबंधी पार्लियामेंट की पावर की भी एक लिमिटेशन है, और वो ये है कि किसी भी जज की सर्विस कंडीशंस को उनके अपॉइंटमेंट के बाद रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर्स की भी लिमिटेशंस है। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने या संशोधित करने की पावर्स तो हैं, लेकिन इस पावर का मिसयूज न होने पाए इसलिए सिंपल लॉ की तुलना में अमेंडमेंट के प्रोसीजर को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, यानी अमेंडमेंट के लिए ज़्यादा सपोर्ट बेस की ज़रूरत होती है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने के लिए दोनों हाउसेस के आधे से ज़्यादा मेंबर्स के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इसे पास कराने के लिए कम से कम 2/3 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। साथ ही ऐसे अमेंडमेंट्स के लिए आधे से ज़्यादा स्टेट्स के रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है जो स्टेट्स और जुडिशरी के पावर्स को अफेक्ट करते हों। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि इसके इंटरप्रिटेशन का अधिकार जुडिशरी के ही पास है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दरअसल एक प्रोटेक्शन है ताकि ह्यूज मेजॉरिटी की सरकारें अपनी इन पावर्स का मिसयूज न करने पाएं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के जरिए इम्पोज्ड इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से कोई ह्यूज मेजॉरिटी वाली सरकार भी पार्लियामेंट के टर्म को अनिश्चित काल तक के लिए नहीं बढ़ा सकती है। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच रिलेशनशिप्स को लेकर अक्सर डिस्प्यूट्स होते रहे हैं, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई हिस्टोरिकल जजमेंट्स दिए और पार्लियामेंट ने भी कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ थे। इनमें शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 प्रमुख है। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट द्वारा किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिड करार दिया और कहा कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और लिमिटेड अमेंडिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर का प्रिंसिपल केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट में आया था। लॉ मेकिंग वैसे तो लेजिस्लेचर के डोमेन में आता है, लेकिन कई बार जुडिशरी ने या तो कानून निर्धारित किया है या फिर लॉ मेकिंग के लिए डायरेक्शन तय की है। विशाखा वर्सेज राजस्थान स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई थी। जुडिशरी ने ऐसी डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और 142 के तहत दी हैं। इन आर्टिकल्स के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने और कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर इशू करने की पावर्स दी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट और एमपीज को कुछ राइट्स और इम्यूनिटीज की गारंटी देता है ताकि ये लोग अपनी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। इन्हीं राइट्स और इम्यूनिटीज को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहा जाता है। हालांकि कई फैसलों में कोर्ट्स ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और प्रोसीडिंग्स के ऊपर अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर्स का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि किसी एमपी को डिफेक्शन यानी दल बदल के लिए डिसक्वालीफाई करने का स्पीकर का डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है, क्योंकि स्पीकर इस मामले में एडजुडिकेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के अपॉइंटमेंट की पावर्स को लेकर भी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में विवाद हो चुका है और अभी भी जारी है। पार्लियामेंट ने जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करते हुए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन
NJAC एक्ट 2014 बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कॉलेजियम सिस्टम को ही रीइंस्टेट कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम पर डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप न्यूज़ एंड व्यूज़ का पुराना एपिसोड देख सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।